हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर और ये मेरे नोट्स हैं DSSB के जिस टाइम मैं तैयारी कर रही थी। और उसी में से मैंने कुछ पिक्स निकाली हैं और उनका PDF बनाया है, जहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एंट्रेंस में। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दिया करो। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और चाहते होगे ये शेयर हो जाए वीडियो, औरों की हेल्प हो जाए, तो प्लीज़ शेयर भी कर देना वीडियो को। तो इस जो वीडियो में मैं बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चंस है इसके अंदर साइकोलॉजी के, और ये दोनों ही BEd ODL DLEd और जो स्पेशल एजुकेशन का कर देंगे एंट्रेंस, ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। और कहीं कहीं राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगी, कहीं समझ ना आए, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा अच्छे से समझा पाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शिक्षण अभिरुचि क्या है? ठीक है, तो शिक्षण के प्रति जो एक टीचर की रुचि होती है, जो इंटरेस्ट होता है, वो शिक्षण की अभिरुचि शिक्षण अभिरुचि कहलाती है। दूसरा है हमारा शिक्षक अभिवृत्ति क्या होती है? देखो, टीचिंग टीचिंग हमारा होता है एप्टीट्यूड और एक एटीट्यूड। ठीक है, तो एटीट्यूड की अभिरुचि और एप्टीट्यूड मतलब अभिवृत्ति। तो एप्टीट्यूड में क्या होता है कि हमारे पास उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, उसको यूज़ करना, वो क्या कहलाता है? हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। उसके बाद है हमारा एडम्स व रॉस, इन्होंने द्विध्रुवीय प्रक्रिया दी थी, और ड्यूवी और एडमसन ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया दी थी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं NCERT की। ठीक है। और प्लीज़ ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और वैसे मेरी कोशिश रही है कहीं कुछ गलती ना हो, तो कहीं कुछ ऐसा लगे आपको कि मैंने कुछ गलत लिखा है या कुछ गलत बताया है, तो आपके सजेशन के लिए मोस्ट वेलकम है। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कमेंट करने का भी एक तरीका होता है। तो आप ऐसे कमेंट मत कीजिएगा कि मैंने कोई अपराध कर दिया है वीडियो बना के, या मैंने कुछ जानबूझ के आपको गलत बताया है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। बट फिर भी आपको लगे कि मैंने कुछ गलत करवाया है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बस थोड़ा बताने का तरीका थोड़ा सा पोलाइट रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सजेशंस देने चाहिए एक दूसरे को ग्रूम होने के लिए। ठीक है, और नीचे नहीं गिराना चाहिए एक दूसरे को। तो वो चीज़ आप भी करें, मैं भी करूँ, तो ही अच्छे से सब कुछ चलेगा। ठीक है। तो ये छोटी सी एक हम्बल रिक्वेस्ट थी आपसे। तो अब हम NCERT की बात करते हैं। तो देखो, NCERT की फुल फॉर्म पूछी जाती है। देखो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म ये है, और 1961 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और यहाँ पर क्या होता है कि NCERT का काम क्या होता है? NCERT में नर्सरी से 12th क्लास तक की पाठ्यक्रम निर्माण होता है, जो हमारा करिकुलम होता है। यहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, जो भी रिसर्च वगैरह होती है, वो एजुकेशन की फील्ड में जो भी रिसर्च होती है, ठीक है, और शिक्षक प्रशिक्षण देना, और यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग भी होती है। वह NTCE तथा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना। जो NTCE होता है और जो ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इनमें जो एंट्रेंस होता है, वो भी यहाँ पर इसकी परीक्षा आयोजित करवाता है। NCERT के देश में 5 क्षेत्रीय केंद्र शिक्षा महाविद्यालय चला रहे हैं, जो कि कहाँ कहाँ पर है? अजमेर, भोपाल, बंगलोर, भुवनेश्वर और शिलोंग में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं SCERT की। ठीक है, जो NCERT है वो नेशनल लेवल पे है, और जो SCERT है वो स्टेट लेवल की है। ठीक है, तो SCERT की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये हर स्टेट में है। ठीक है, क्योंकि स्टेट का है ये। इसका कार्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण और सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन या अंतर प्रशिक्षण प्रदान करना। देखो, इसमें क्या होता है कि SCERT क्या करवाता है कि जैसे टीचर बनने से पहले की ट्रेनिंग देता है और टीचर बनने के बाद ट्रेनिंग देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने डाइट की है, मेरा डाइट राजेंद्र नगर था, तो मैंने डाइट राजेंद्र नगर से ट्रेनिंग ली है 2 साल की। ठीक है, और जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, स्कूल में हूँ, तो अभी जो मेरी ट्रेनिंग होती है, और जो पहले मेरी ट्रेनिंग हुई थी 2 साल की, वो भी SCERT ने करवाई थी। और जो अभी मेरी ट्रेनिंग होती है, जो भी हमारे सेमिनार वगैरह होते हैं, तो वो भी SCERT करवाता है। तो SCERT का मेन काम होता है ट्रेनिंग करवाना। ठीक है,
ये बीच बीच में मैं अपने एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीटीई की, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ये हमें बताता है कि टीचर्स के लिए क्या क्या कौन कौन से रूल्स हैं, टीचर्स की एलिजिबिलिटी वगैरह होती है, वो सब कौन डिसाइड करता है, एनसीटीई। इसको हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं हिंदी में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान करना है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये देश के हर उसको प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान करता है। जैसे अभी आप लोग एमपी से कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि ये यूनिवर्सिटी एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो जितने भी जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी प्रशिक्षण केंद्र हैं जहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो एनसीटी अप्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद है 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस होता है इस दिन। तो सन 2008 से इसको मनाना शुरू किया गया था। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, यूएनओ ने 24 यूएनओ ने इसको बनाने की वो स्टार्टिंग की थी। यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को बना था। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि श्री रामानुज का जन्मदिन होता है। ठीक है, और ये 2011 से मनाया जा रहा है। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस होता है। और क्यों होता है, क्योंकि 1915 को जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका छोड़कर भारत आए थे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। ठीक है, 23 को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन। 30 जनवरी को शहीदी दिवस, गांधी जी की पुण्यतिथि। उसके बाद है हमारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो क्यों मनाया जाता है, डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में। ठीक है, जो कि उन्होंने 1928 में की थी। उसके बाद हमारा है 23 मार्च शहीदी दिवस। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 31 मई को क्या है, विश्व तंबाकू रहित दिवस। इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। उसके बाद है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद है राजकीय सर्वोदय बाल बालिका सह शिक्षा विद्यालय जो क्वाइड होता है। लगभग 375 सभी की शुरुआत फर्स्ट क्लास से होती है। ठीक है, इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है, फर्स्ट क्लास से होती है। फर्स्ट क्लास का एडमिशन लॉटरी से होता है। ठीक है, तो ये पता ही होगा। ठीक है, MCDE 1 to 5 के जो MCD के स्कूल हैं वो 1729 स्कूल हैं। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय 19 है और कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक इनमें मेनली पढ़ाई होती है। उसके बाद है नगर पालिका जो NDMC के स्कूल है, नवयुग स्कूल इनको हम कहते हैं। उसके बाद है केंद्र के जो KVS स्कूल है ये 1962 से खोले गए थे। जो KVS है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, 1962 से ये खोले गए थे। हरटांग समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति है। हरटांग समिति 1928-29। भारत में सर्वप्रथम हरटांग समिति ने शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन को रोकना अर्थात शिक्षा में गुणवत्ता लाने की सिफारिश की थी। और मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी मैंने पूछा भी था कि अवरोधन का क्या मतलब है, और आप लोग बताते ही नहीं हो कमेंट सेक्शन में। देखो, अपव्यय मतलब क्या होता है, उसमें मैंने बताया था ना। अपव्यय क्या होता है कि बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, और अवरोधन मतलब बच्चा रुक जाता है, मतलब बच्चा बार बार फेल होता है, उसको हम अवरोधन कहते हैं। और अपव्यय जो बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि अपव्यय व अवरोधन को रोकने की पहल किसने की थी, सबसे पहले तो हरटांग समिति ने। उसके बाद है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन 1900 क्या है ये, एक मिनट, हाँ, 1897 से 1969। तो इन्होंने 29 अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन के अंतर्गत अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी। JMI जिसको हम जामिया मिलिया इस्लामिया बोलते हैं 1925 में दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी। राजा राजमोहन राय 1772 से 1833। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती 1825 से लेकर 1883। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर।
इनकी जो बुक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी बुक है? सत्यार्थ प्रकाश। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। 1875 में ही सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में महामदान एंग्लो ओरिएंटेशन, ठीक है, कॉलेज की स्थापना की थी। और जिसको महामोदान एंग्लो ओरिएंटेशन है, इसको अब हम AMU बोलते हैं, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद है DAV स्कूल, जिसकी फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। वेद भी हो तथा पाश्चात्य सभ्यता की शिक्षा भी हो, ठीक है, ये इसका मेन जो वो है इसका स्कूल का। उसके बाद है वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? ठीक है, किसने दिया था वेदों की ओर लौटने का नारा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। उसके बाद हमारा स्वामी विवेकानंद, 1863 से 1902, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। जो स्वामी विवेकानंद थे ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि बने, ठीक है। कौन बने थे? हमारे स्वामी विवेकानंद जी। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन्होंने अमेरिका में बोला था, ठीक है। देखो मेरे नोट्स हैं हैंड रिटन और मैंने बहुत जगह शॉर्टकट्स मारा हुआ है और मुझे पढ़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है नोट्स को, बट अभी मुझे लगा कि तैयारी करवा रही हूँ तो मैंने इन्हें खोजबीन करके निकाला है। और कहीं कहीं तो चीज़ें मैं ही भूल रही हूँ कि मैंने इसके शॉर्टकट तो मारा है, शॉर्टकट लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है तो कहीं कहीं मैं भी भूल रही हूँ। बट मुझे कुछ कुछ याद भी आ रहा है ऐसे पढ़ाते हुए। वैसे मैंने इसको पढ़ लिया था पहले आपको पढ़ाने से पहले, बट फिर भी कहीं ऐसा कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर देना। उसके बाद हमारा 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। तो किन्होंने की थी? हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। उसके बाद है अरविंद घोष, 15 अगस्त 1950 ईस्वी, पांडिचेरी में आरविले आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, देखो ये हमारे सारे फिलोसफर्स हैं तो इनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, जीके के पर्सपेक्टिव से भी और साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी। रविंद्रनाथ टैगोर 22 दिसंबर 1901 को कलकत्ता के निकट बोलपुर में शांति निकेतन नामक शिक्षण संस्थान खोला था इन्होंने, तथा 22 दिसंबर 1908 को विश्व भारती शांति निकेतन नाम दिया, जो आज एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उसी जगह पर ब्रह्म समाज ब्रह्मचर्य नाम संस्थान खोला, ठीक है। काबुली वाला कहानी के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने ये प्रकृतिवादी फिलोसोफर हैं, ठीक है, ये नेचुरलिस्टिक है। तो ये नेचर में बिलीव करते हैं कि इनका मानना था कि बच्चे को अगर हम एक कमरे में बिठा देते हैं तो वो एक चिड़िया को पिंजरे में बंद करने जैसा है। तो बच्चे को खुला छोड़ दो, उसको प्रकृति से शिक्षा लेने दो। बच्चा जैसे पेड़ पे बैठ के पढ़ रहा है तो वो पेड़ से कितनी चीज़ें सीखेगा, चढ़ना सीखेगा, उतरना सीखेगा, पत्तियाँ देखेगा, नेचर के पास रहेगा। तो इनका मानना था कि बच्चा नेचर में रहकर सीखे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वामी श्रद्धानंद की, ठीक है। तो जो स्वामी श्रद्धानंद थे इन्होंने गुरुकुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हरिद्वार में इसकी स्थापना की थी। स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में, और स्पेशली SC ST माइनॉरिटी एंड फर्स्ट टू एट्थ के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 15 से 35 वर्ष वालों के लिए चलाया गया था 1888 में, 5 मई 1888 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसकी एज पूछ ली जाती है। SS से सर्व शिक्षा अभियान इसकी फुल फॉर्म है। 2007 तक 6 से 11 साल के बच्चे के लिए था ये, फिर 2010 से 1 से 8 के लिए और 6 से 14 वाले बच्चों के लिए इसको कर दिया गया। उसके बाद है पत्राचार शिक्षा, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। पत्राचार की आधुनिक प्रणाली का विकास 1856 में जर्मनी के बर्लिन में भाषा सिखाने के लिए हुआ था। ओपन यूनिवर्सिटी 1961 इंग्लैंड, 1882 आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इंडिया में इग्नू 1985 में दिल्ली में संसद द्वारा, ठीक है। ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की। इस समय देश में 599 जिलों में लगभग 700 डाइट स्थापित की जा चुकी है। डाइट डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर कमीशन 1882-83, लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 3 फरवरी 1882 को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग को इसके चेयरमैन विलियम हंटर के नाम पर हंटर कमीशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक उंगली, ठीक है, 3 ये, और एक अंगूठा 2,
फिर 3 3 3 3 2 14, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने हड्डियाँ पूछी हुई है, एक उंगली में 3 हड्डी होती है, एक अंगूठे में 2 हड्डी होती है। तो 3 3 4 उंगली होगी तो 14 की 14 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। पैरों में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 30। ये भले ही आपको अजीब लग सकता है क्वेश्चन, बट पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इस पीडीएफ के अंदर। चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, खोपड़ी में 8 होती हैं, कपाल में 8 + 8 16 होती हैं, एक कान में 3 होती है, गर्दन में 1 होती है, और उसके बाद हमारा है सिर में। तो सिर में कितनी हो जाएंगी, सबको टोटल करोगे तो 29 हो जाएगी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में कोशिकाओं कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है, ठीक है। एटलस और एक्सिस होती है, ये मुझे भी नहीं पता है। ये थोड़ा जिसको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो थोड़ा सा देख लेना। ये एक नोट्स बनाए थे मैंने उस टाइम पे, तो उस टाइम ध्यान था, अभी मतलब ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट मुझे। तो बेसिकली हमें ये हड्डियाँ याद करनी है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जीके वाला क्वेश्चन भी है ये। तो मेंडिबल, जो कि जबड़े में होती है। शरीर के सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है? एनिमल, जो कि दांतों में होता है। उसके बाद हमारा है नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को वो घुमाता है, ठीक है। भारत के आज़ाद होने से पहले 1781 में जो वॉरेन हास्टिंग थे ने पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। 1791 में बनारस में ब्रिटिश रेसिडेंट जोनाथन धंकुस के प्रयास से संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद हमारा है 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड वेल्जली ने कंपनी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत वुड डिस्पैच ने 1854 में की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। अंग्रेजी का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। हंटर आयोग 1882, ये एक एजुकेशन रिफॉर्म है, ठीक है। एजुकेशन रिफॉर्म वाला अगर पूछे आयोग कौन सा है तो वो हंटर आयोग है। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई थी? इंग्लैंड में 1861 में। ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में हेलर्ड विल्सन, ठीक है, ने खोली थी। इग्नू 1885 सितंबर में। आज़ादी के बाद ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है, अब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं। तो आज़ादी के बाद राधा कृष्ण कमेटी 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाने की सलाह दी थी इन्होंने। मुदालिर कमीशन 23 सितंबर 1952 से 1953। ताराचंद कमेटी और केंद्रीय शिक्षा द्वारा लक्ष्मण स्वामी मुदालिर की अध्यक्षता में स्थापित। उद्देश्य क्या था इसका? वर्तमान में चल रही शिक्षा का ऑब्जर्वेशन करना, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की स्थापना करना, इसलिए इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। तो इस कमीशन के बारे में ये सारी बातें बताई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं यूजीसी की। देखो फुल फॉर्म्स अभी स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको बोलते हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में, आईटीओ के पास। और इसके अध्यक्ष वीएस चौहान थे जिस टाइम मैं तैयारी कर रही थी, तो अभी चेंज हो गए हैं, तो एक बार देख लेना कौन है। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इतना सा कष्ट कर देना कि बता भी देना। और उसके बाद हम बात करते हैं एम्स की, जिसे हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं। ये पहला दिल्ली में खोला गया था 1956 में। वर्तमान में ये 7 है। प्रस्तावित अभी 13 बनाने का इनका प्रस्ताव था। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो फुल फॉर्म हम बात कर चुके हैं 1961 में। और अध्यक्ष जो वर्तमान में है, वर्तमान ये मेरे नोट्स पुराने हैं तो अभी चेंज हो चुका है वर्तमान का। अब हम बात करते हैं सीबीएसई की। सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन इसकी फुल फॉर्म है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और 1962 से मेनली ये खोले गए थे दिल्ली में, ठीक है। फिर एमएचआरडी इसका अध्यक्ष होता है। और उसके बाद है 6 आयुक्त होते हैं इसमें। और उसके बाद है 3 केवी विदेश में भी है हमारे, इम्पोर्टेंट है ये। तो कहाँ कहाँ है? मॉस्को, तेहरान और नेपाल में, ठीक है। और इसके अलावा ये भारतीय शिक्षा आयोग, ये इनकी राजधानियाँ भी है। मॉस्को की राजधानी रशिया, तेहरान की ईरान, नेपाल की काठमांडू, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन 1964 से 66। उद्देश्य क्या क्या था इसका? शिक्षा विकास की नीतियाँ
ये उद्देश्य तो हमें नहीं करने हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि 10+2+3 का पैटर्न किसने दिया था, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन। तो ये भारतीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने दिया था 1964 1966 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हम NEP बोलते हैं, जो कि अभी 2020 वाली भी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये 1968 में आई थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन प्लस आर्टिकल 45 के अंतर ऐसा कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना ज़रूरी है। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है, आर्टिकल्स भी कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो 46 में कहा है कि SC ST और OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संवर्धन से संबंधित है। 1986 में ऐसा मतलब ये आया था ऐसा, ठीक है। उसके बाद है नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है। नेशनल लिटरेसी मिशन, जिसे हम NLM बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, NLM नेशनल लिटरेसी मिशन। 5 मई 1988 और 15 से 35 वर्ष के 8 करोड़ युवाओं को साक्षर बनाना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, OBB पूछा जाए, इसकी फुल फॉर्म है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो 1987-88 में ये आया था। 1987 मिले ऑप्शन में तो 1987 करना, और दोनों मिले 1987 और 88 तो 88 टिक करना, ठीक है। NP की सिफारिश पर प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 2 क्लासरूम इन एवरी प्राइमरी स्कूल। देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ना मेनली था कि जो प्राइमरी क्लासरूम, जो प्राइमरी के जो स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी विंग होती है, उसमें जो बेसिक जो उनकी जो नीड्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी उनको सामान वगैरह है वो प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। उसके बाद हमारा है ये ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, 1 मिनट। ये है न्यूज़। तो न्यूज़ 1989 में बना था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद है DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो 1994 में ये बना था। इसके अंतर्गत डाइट खोले गए, ठीक है। MDM मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुई थी। कौन से स्टेट से स्टार्ट हुई थी ये प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। SS से फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, और 86वां संशोधन हुआ था। नो फिजिकल पनिशमेंट एक्ट 2004 में आया था। NCF फॉर टीचर्स के लिए भी NCF आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये 2010 में आया था। भारत की आज़ादी के समय भारत में 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, 40 कॉलेज थे और 8,413 प्राथमिक विद्यालय थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं NCTE की। तो NCTE का मैं बता चुकी हूँ आपको पहले। तो NCTE की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन 1995 में। वैसे ये 1994 इसका आंसर है, ठीक है। अब है NCTE। तो ये कब खोली गई थी, ये इसका जो ये 1993 में इसका जो ये एक्ट वगैरह आया था, और 1995 या 4 में इसको लागू कर दिया गया था। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, वैसे 94 इसका आंसर है, बट अगर ऑप्शन में 95 मिले तो 95 लगा देना, ठीक है। और वही है टीचर्स के लिए मेनली इसका ये है, जो भी जो कोचिंग तो नहीं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है उनको ये मान्यता देता है। NCTE का मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु तथा जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। अब हम बात करते हैं CBSE में आपकी फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, 1952 में बना था ये, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैंने बताया है CBSE, अभी कहाँ बताया था, एक जगह भी बताया था, ठीक है। और उसके बाद CBSE मैंने बता दिया है, ठीक है। और जो हमारा CBSE है, इसका जो ध्येय वाक्य है तो वो है असमो माँ सदगमे, मतलब हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, ठीक है। और ये इतना कुछ खास है नहीं, विकेंद्रीकरण। हाँ, नाक पे हम आते हैं। नाक की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्सक्रीलेशन। ये 1994 में आया था, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद।
और यह संस्थान है, ये नाक आपको पता भी होगा, नाक सर्वे होता है। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हाई जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका यह आकलन करती है और उनको ग्रेड्स देती है कि कौन से ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है नाक का, वो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा सा दिया है, जो कि हमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है, ये भी हमें नहीं करना है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में आया था। इसका न्यू दिल्ली में इसका वो है मेन हेड ऑफिस। और इतना हमें इसका पूरा डेप्थ में पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन है एंट्रेंस निकालना है, तो एंट्रेंस में इतना डेप्थ में भी नहीं पूछा जाएगा। बट ये मेरे नोट्स है, मैंने लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमारा है, ये भी नहीं करना है, हाँ, AICTE, तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। नवंबर 1945 में ये बना था। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, बस आप इसको ऐसे इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए और कब बना था। और उसके बाद है NVS, इसकी फुल फॉर्म है नवोदय विद्यालय समिति। 1985 में ये बना था, ठीक है, NVS। उसके बाद हमारा है नियोस, मैंने बता चुकी हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, 1989, ठीक है। उसके बाद NCERT बता चुकी हूँ आपको। AMU की बात करते हैं, द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1875। हिस्ट्री पढ़ने की अभी हाल फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद है हमारे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, 1922 में बनी थी और अभी रिसेंटली इसको पूरे 100 साल हुए थे। इसका जो आदर्श वाक्य है DU का, वो है निष्ठा धृति सत्यम, ठीक है। JMI जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में ड्यूरिंग ब्रिटिश शासन ये बनी थी। और उसके बाद हमारा है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, 1969 में बनी थी। ओके, अभी ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ने चाहिए। तो भाग 3 में क्या कहा गया है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 से शिक्षा का मूल अधिकार। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। उसके बाद है हमारा भाग 4 क, अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। उस टाइम NDA की गवर्नमेंट थी, PM थे वाजपेयी जी। तो इसके अंदर ये है 11वां मूल कर्तव्य कि हर पेरेंट्स को ये उनका कर्तव्य है कि वे बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। राज्य सरकार ने 25 ये क्या लिखा है, 25 जुलाई 2009 को इसे पारित किया तथा लोकसभा ने इसे 4 अगस्त 2004 को, ठीक है। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति मिली। 1 अप्रैल 2010 से RTE एक्ट लागू हुआ। तो कब से हुआ था RTE एक्ट लागू? जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, RTE की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। राज्य सरकार ने पुनः संशोधित करके RTE में 29 मार्च 2011 को राज्य में लागू कर दिया। भारत 135वां देश है जो शिक्षा को मूल अधिकार में लेकर आया है, जिसका वर्णन संविधान के भाग अनुच्छेद 21A में किया गया है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ RTE राइट टू एजुकेशन के जो गुण है वो क्या है? 7 अध्याय और 38 धाराएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि RTE में कितने अध्याय हैं? 7 और धाराएं कितनी हैं? 38, ठीक है। धारा 1 क्या कहती है इसके अंदर है कि जब इस अधिनियम का नाम RTE होगा तथा यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत की सभी जगह लागू होगा। धारा 4 क्या कहती है कि विद्यालय छोड़ चुके
तथा विद्यालय से वंचित बालकों को पुनः विद्यालय में प्रवेश दिया जाए तथा बालक जिस आयु वर्ग का है उसी के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाए। धारा 4 कहती है, जैसे कोई बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है और वो 14 साल का है और वो कभी स्कूल नहीं गया है, तो 14 साल के हिसाब से चाहे उसे कुछ भी ना आता हो, लेकिन 14 साल के हिसाब से वो जिस क्लास में होना चाहिए उसको उसी क्लास में एडमिशन दिया जाता है, धारा 4 के हिसाब से। धारा 5 है, टीसी ना होने पर भी हमें बच्चे को एडमिशन देना है। धारा 6 है, विद्यालय की दूरी का निर्धारण, मतलब विद्यालय भी दूरी का निर्धारण होना चाहिए कि 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल होगा और हर 2 किलोमीटर पर एक मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल होगा। धारा 12 में है, ईडब्ल्यूएस को 25% आरक्षण मिलेगा प्राइवेट स्कूल में। धारा 13 में है, कोई एंट्रेंस परीक्षा नहीं होगी बच्चे की, उसको डायरेक्ट प्रवेश दिया जाएगा। धारा 16 में है, 1 से 8वीं तक नो फेल बच्चा, नो डिडक्शन पॉलिसी आई थी जो कि अब हट रही है दिल्ली में अगले साल से। धारा 17 है, नो पनिशमेंट नो अब्यूज़, आप गाली नहीं दे सकते हो, मतलब कुछ ऐसा उल्टा नहीं बोल सकते हो और कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हो बच्चे को। धारा 21 है, एक्सप्लेन्ड एसएमसी, 15 सदस्य, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी और मुस्लिम। ठीक है, देखो एसएमसी मेंबर होते हैं धारा 21 के अंदर, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसके अंदर अलग अलग लोग बनकर एक कमेटी बनाते हैं जो कि स्कूल के देख रेख में हेल्प करते हैं, ठीक है। धारा 22 है, इसमें विद्यालय विकास योजनाओं का प्रारूप का वर्णन है। धारा 24 है, कार्य और कर्तव्य बताए गए हैं टीचर के। धारा 25 है, छात्र शिक्षक रेशो बताया है, एक टीचर पर 40 बच्चे होंगे। एक क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ है, अगर बच्चे 60 तक हैं तो 2 टीचर, 61 से लेकर 90 तक है तो 3 टीचर, 91 से लेकर 120 है तो 4, 121 से लेकर 200 तक के बच्चे हैं तो 5 टीचर होने चाहिए। देखो अगर मान लो 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर हो गई, मान लो 61 बच्चे ही है ना तो 3 टीचर चाहिए, ठीक है। तो ये लेवल ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है 61 से 90 के बीच ही बच्चे हो, अगर 61 बच्चे भी हुए ना तो भी 3 टीचर की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा है 150 बच्चों पे एक तो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और 5 अनदर टीचर बहुत ज़रूरी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्लास 6 to 8 35 1 का रेशो होता है, 35 बच्चों पे एक टीचर, और इस स्कूल में अनिवार्य रूप से मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज का अध्यापक होना ज़रूरी है, ठीक है। जब 100 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उस स्कूल में आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन का अध्यापक होना ज़रूरी है। अगर किसी में 100 बच्चे हैं, ठीक है, किसी सेक्शन में या क्लास में या 2-3 सेक्शन मिला के, तो वहाँ पर फिजिक्स का, आर्ट का, ये सब का टीचर अलग होना चाहिए। फर्स्ट टू फिफ्थ के जो कार्य दिवस है वो 200 दिन है साल के, और बड़ी क्लास के कितने हैं हमारे 220 दिन है, और वर्क आवर्स कितने हैं 800 घंटे हैं, ठीक है, पूरे साल के, और बड़ी क्लासेस के लिए 1000 घंटे। उसके बाद है हमारा वीक में 45 घंटे काम करना है प्राइमरी को, और एक दिन में 7.5 आवर्स काम करना है, और इन वीक वर्किंग डेज, और 6 वर्किंग डेज होंगे फॉर 1 टीचर, एक टीचर के लिए। उसके बाद है धारा 27। धारा 27 अध्यापक को जनगणना, पशुगणना, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, विधानसभा, संसद के चुनावों, आपदा राहत कार्यक्रम एक्सेट्रा के अलावा अन्य किसी भी कार्य में लागू नहीं है, मतलब यही काम करेंगे टीचर और इसके अलावा कोई और काम उनको नहीं दिया जा सकता। धारा 28 के हिसाब से हम पर्सनली बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। धारा 31 के अनुसार बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 को विद्यालय में गठित करना तथा उन्हें विद्यालयों में लागू करना, ठीक है। उसके बाद है हमारा सीसीई। देखो सीसीई मेनली इसको जान लो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीसीई का मतलब है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस मतलब आप क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, बच्चे ने कुछ किया है तो साथ साथ आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कॉम्प्रिहेंसिव होता है जो हम एंड में इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम लेते हैं जो हम, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव। फॉर्मेटिव हमारा वही चलता है जो हम साथ साथ करते हैं, और सबमिटिव मतलब सबमिट कर देना वो लास्ट में होता है। और इसके अंदर क्या क्या आती है, एकेडमिक इवैल्यूएशन होता है, को करिकुलर स्कोप होता है, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर होती हैं, ठीक है। और इसमें इतना कुछ करना नहीं है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत 1835 से मानी जाती है।
1835 में मैकाले की शिक्षा पद्धति, 1854 में वुड डिस्पैच, 1882 में हंटर आयोग, 1902 में रैले आयोग। उसके बाद 1937 में बुनियादी शिक्षा पद्धति जो कि गांधी जी द्वारा दी गई थी। 1944 में सार्जेंट योजना, 1948-49 में राधा कृष्ण आयोग, 1952-53 में मुदालियार आयोग। उसके बाद है 1956-59 में तारा देवी कुंडे समिति, 1964-66 में कोठारी कमीशन, 1992 में प्रारंभिक शिक्षा और 2007 में उच्च शिक्षा। उसके बाद 2005 में एनसीएफ, 2009 में आरटीई, उसके बाद 2010 में अनिवार्य निशुल्क शिक्षा के अधिकार एवं अधिनियम। ठीक है, उसके बाद है मैकाले शिक्षा समिति प्रतिवेदन। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बस ये याद कर लो कि मैकाले शिक्षा समिति प्रतिवेदन 1835 में आया था। ठीक है, और हाँ, ये भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का शासक विलियम बेंटिक को, और भारत में आधुनिक शिक्षा का जो भारतीय जनक है वो है राजा राजमोहन राय। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब है चार्ल्स वुड या वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच जिसे हम कहते हैं, तो ये 1854 में आया था, और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, उसके बाद है हंटर आयोग जो कि 1882 में आया था। तो ये इतना याद कर लो बस। ठीक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हंटर आयोग 1882 में आया था। उसके बाद रैले आयोग 1902 में आया था। कब आया था ये? 1902 में रैले आयोग। ठीक है, उसके बाद हमारा बुनियादी शिक्षा पद्धति 1937 में आई थी। सेंडलर आयोग हमारा आया था 1944 में। ठीक है, और 1919 का अधिनियम ये दिया गया है, ये हमें इतना खास पढ़ना नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग 1921 में। नैतिकता आधारित धर्मयुक्त शिक्षा का सुझाव इन्होंने दिया था। हरटांग समिति 1929। तो इन्होंने कौन कौन सी सिफारिश की थी वही सब बताया हुआ है इसके अंदर। सार्जेंट योजना 1944 में आई थी। राधा कृष्ण आयोग 1948 से 49। और उसके बाद हमारा है मुदालियार आयोग 1952 से 53। अभी इनके सन याद करने पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तारा देवी कुंडे समिति 1956 से 57। कोठारी आयोग 1964 से 66। ठीक है, उसके बाद हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। और उसके बाद है प्रोफेसर यशपाल कमेटी। तो इन्होंने प्राइमरी का 1992 में 2007 में। तो बेसिकली जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें मेन यही था कि बच्चे का बैग का वजन कम करना। अब हम केप की फुल फॉर्म देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केप की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बस यही याद कर लो आप लोग यहाँ पे। उसके बाद है एस एस ए पता ही है 2001 में आया था। ये उद्देश्य क्या था? 2010 तक 6 से 14 उपयोगी व प्रासंगिक शिक्षार्थी प्रदान करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से 88। ठीक है, तो इतनी सी वीडियो थी आज की। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है यार, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने में, बोलना कंटिन्यू, मतलब 5-10 मिनट बाद तो ऐसा लगता है कि अभी गला गया बिल्कुल। और मेरा गला सच में बहुत ख़राब भी चल रहा है, 2-3 दिन से बहुत दर्द भी करता है। तो प्लीज़ अगर कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आप लोग एक लाइक तो कर सकते हो, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, है ना। और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और पीडीएफ मैं इसका टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको खुद भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।